हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न हमने एसएससी द्वारा कंडक्ट की गई पिछले 2-3 साल की एग्जाम्स में से चुने हुए हैं, जिससे कि हम ये जान पाएँ कि अभी जो आने वाली परीक्षा है उसमें प्रश्नों का क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहने वाला है, क्या ट्रेंड रहने वाला है। हमने लगभग सभी टॉपिक के प्रश्न इस वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश की है, ताकि आपके रीजनिंग के सभी टॉपिक कवर हो पाएँ। ये इस वीडियो सीरीज़ का हमारा 22वां लेक्चर है। इससे पहले के सभी लेक्चर्स में भी हमने इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। साथ ही में हमारे चैनल पे सब्जेक्ट वाइज़, टॉपिक वाइज़ वीडियोज़ की प्लेलिस्ट भी उपलब्ध है। आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। अब हमारा आज का जो पहला प्रश्न है, उसमें हमें एक ये आकृति दी हुई है और इस आकृति को पूरा करने के लिए क्वेश्चन मार्क पे आने वाला फिगर हमको ज्ञात करना है। ऑप्शंस में से कौन सा फिगर इस क्वेश्चन मार्क पे आएगा ताकि ये आकृति पूरी हो सके। तो अब देखते हैं, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो हमें इसे बिल्कुल सेंटर से शुरू करना चाहिए। तो सेंटर से अगर शुरू करें तो देखते हैं यहाँ पे ये जो एक डार्क बोल्ड लाइन है ब्लैक कलर की, इससे एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब वो रेक्टेंगल किस प्रकार का बनेगा? यहाँ पे इस प्रकार का क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इस प्रकार का रेक्टेंगल से डार्क कलर का शेप बनेगा इस प्रकार से। अब ऑप्शन में चलते हैं। जैसे ही हमको पहली हिंट मिले उसके बाद ठीक हमको ऑप्शन में जाना है। तो पहली हिंट मिली, उसके बाद ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर बी में ऐसी डार्क रेक्टेंगुलर लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। तो ये दो ऑप्शन हमारे रूल आउट हो गए। ए रूल आउट हो गया, बी रूल आउट हो गया। बाकी को देखते हैं। अब आगे चलें तो उसके बाद ये वाला जो बड़ा रेक्टेंगल है, ये वाला, ये वाला रेक्टेंगल, ये इस प्रकार से जो चल रहा है यहाँ पे, ये, तो अब क्या होगा? ये यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा बन जाएगा। ये बन गया। उसके बाद और आगे चलें तो ये लाइन अब यहाँ पे कैसी है? इस प्रकार से एक ऐसा शेप बना हुआ है। ये यहाँ पे इस प्रकार से ऐसा शेप बना हुआ है। ये तो अब ये कैसा शेप बन गया? ये यहाँ से ये इस प्रकार का शेप बन गया है। और एक ये ऊपर वाली, ये डायमंड को कंप्लीट करने के लिए या स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए ये जो रेखा आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है। तो ऐसा शेप इन दोनों में से किस में है? ऐसा शेप इन दोनों में से ऑप्शन नंबर डी में है, क्योंकि इसमें ये पूरा नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर सी में सी भी रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जनरली हमें हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल्स ही बढ़ानी होती है दोस्तों, और वो जब बढ़ेंगी जब हम ऐसे प्रश्नों की काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। एक जो हिंट हम इसमें मान सकते हैं कि जब भी ऐसी आकृति को पूर्ण करने वाला प्रश्न आए तो हमें हमेशा अंदर से बाहर की तरफ की अप्रोच लगानी चाहिए। जो सबसे अंदर सबसे छोटी आकृति दी हुई हो उसे पूर्ण करने की कोशिश करें और ऑप्शन एलिमिनेशन से आगे बढ़ें। आगे चलते हैं। अब देखिए, ये क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ब्रोंकाइटिस का संबंध, ब्रोंकाइटिस का जो संबंध फेफड़ों से है वही संबंध ग्लूकोमा का किससे है? तो ब्रोंकाइटिस फेफड़ों से संबंधित, श्वसन से संबंधित एक रोग होता है। तो ग्लूकोमा जो होता है वो किससे संबंधित एक रोग होता है? तो ग्लूकोमा जो होता है वो आंखों से संबंधित रोग होता है। ऑप्शन नंबर दो हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द आपस में एक निश्चित तरीके से समानता रखते हैं, एक भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 शब्द एक जैसे हैं, जो बाकियों से भिन्न है वही हमारा उत्तर होगा। कौन-कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं? हृदय, नाक, यकृत, फेफड़े। हृदय मतलब हार्ट, नाक मतलब नोज, यकृत मतलब लीवर और फेफड़े मतलब लंग्स। तो अब ये जो हृदय, ये भी शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है। यकृत, लीवर भी शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है और फेफड़े भी शरीर के अंदर पाए जाने वाला एक अंग है, जो बाहरी रूप से नहीं दिखते हैं। लेकिन नाक, नोज जो है, ये बाहर पाए जाने वाला एक अंग है, जिसे प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। तो
ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न होगा। इस प्रकार का लॉजिक यहाँ लगा हुआ था। आगे चलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में कैरी को इस प्रकार से लिखा जाता है, ह्यूमन को इस प्रकार से लिखा जाता है। उस भाषा में नाइट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो अब जब भी अल्फाबेट सीरीज का प्रश्न प्रश्न आता है तो हमें आमतौर पे हमारा उत्तर प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से मिल जाता है। प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हम जानते हैं अंग्रेजी की वर्णमाला में ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड तक 26 लेटर होते हैं। हम ए की प्लेस वैल्यू 1 मानते हैं, बी की 2 मानते हैं, सी की 3 मानते हैं और इसी क्रम को जारी रखते हुए एक्स हो जाता है 24 पे, वाई हो जाता है 25 पे और जेड हो जाता है 26 में। कभी कभी सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू लगती है जब हम जेड के बाद से फिर से ए बी सी लिखना चालू कर देते हैं। तो ए उस केस में हो जाता है 27, बी हो जाता है 28, सी हो जाता है 29। ये क्रम जारी रखते हैं। और कभी कभी हमको अपोजिट पेयर के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है। जब हमें 2 लेटर दिए हुए होते हैं और उनकी प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 हो तो हम उनको एक दूसरे के अपोजिट लेटर कहते हैं। जैसे कि बी और वाई। बी होता है 2 पे, वाई होता है हमारा 25 पे। दोनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा, 27। तो ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर है। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। कैरी दिया हुआ है CARRY। इसको कैसे कोडित किया गया है, YRUAC। इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। सी हो जाता है हमारा 3 पे, ए हो जाता है 1 पे, आर हो जाता है 18 पे, आर हो जाता है 18 पे और वाई हो जाता है हमारा 25 पे। इसी प्रकार वाई हो गया 25 पे, आर हो गया 18 पे, यू हो गया हमारा 21 पे, ए हो गया 1 पे, सी हो गया हमारा 3 पे। वर्टिकली देखते हैं, 3 से 25 पे आए, फिर 3 से 25 पे आए मतलब 22, 1 से 18 पे आए मतलब 17, 18 से 21 पे आए मतलब 3। तो इस प्रकार से तो हमें हमारा लॉजिक नहीं मिल रहा। अब देखिए और कैसे हमारा लॉजिक मिल सकता है हमको। यहाँ पे अगर हम डायगोनली चलें तो ये 3 इधर 3 पे आ गया, 1 इधर 1 पे आ गया, 18 से 21 मतलब +3 हुआ, 18 यहाँ पे आ गया और 25 यहाँ पे आ गया। मतलब डायगोनली इनको एडजस्ट किया गया है और बीच वाले लेटर को +3 किया गया है। यही लॉजिक देखते हैं ह्यूमन में भी है क्या। HUMAN, इसको लिखा कैसे गया है, NAPUH के रूप में। तो ये डायगोनली यहाँ पे आया, HU यहाँ पे आया, N यहाँ पे आया, A यहाँ पे आया और M से P, M होता है 13 पे और P होता है 16 पे, मतलब +3 हुआ यहाँ पे। कोई लॉजिक लगाए। तो अब नाइट को कैसे लिखा जाएगा, NIGHT। बीच वाले लेटर को +3 किया गया है। जी होता है 7 पे, +3 करेंगे तो 10 मिलेगा, 10 मतलब J। तो हमारा जो उत्तर होगा उसमें बीच वाले लेटर पे J होगा। तो ऐसे एकमात्र ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और भी आगे हल कर लेते हैं। ये टी हो जाएगा शुरू में, उसके बाद आ जाएगा एच, फिर आ जाएगा आई और फिर आ जाएगा एन। THJIN, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कहा गया है, निम्नलिखित समीकरण में 6 और 4 को आपस में बदलने पे समीकरण का क्या मान होगा। तो अब पहला समीकरण लिख लेता हूँ मैं। पहला समीकरण ये है, इसमें क्या हो गया 10 गुणित, अब हम 6 की जगह क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, -30 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +20। अब बॉडमेस नियम से इसको हल कर लेते हैं। तो 10 सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, ये भाग दिया तो 6 एकम 6, 6 पंजा 30। उसके बाद और आगे चले तो ये 10 में और 4 का गुणा कर दिया, ये हो गया 40 -5 धन 20। और आगे हल कर लेते हैं, 40 और 20 60, 60 में से 5 घटाया तो हमको मिला 55। ये पहले वाले समीकरण की वैल्यू हो जाएगी 55। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होना चाहिए। और आगे इसको कंफर्म कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर समीकरण नंबर 2 भी हल कर लेते हैं। 8 माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे, 6 गुणित 5, 6 गुणित 5 धन 6 की जगह क्या लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय
2, 2 एकम 2, 2 दूना 4। और आगे हल कर लेते हैं। 8 माइनस 6 पंजा 30 धन 2। और आगे हल कर लेते हैं। 8 और 2 10 हो गया। 10 माइनस 30, 10 माइनस 30 मतलब -20। ये -20 हुआ। तो पहले समीकरण का मान हुआ 55, दूसरे का हुआ -20। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। नंबर सीरीज का प्रश्न है। नंबर सीरीज का प्रश्न जब भी आता है संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं हम। अगर अंतर काफी ज्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर संख्याओं के बीच के अंतर बड़ा होने के केस में प्लस या माइनस से मिलेगा। इसके विपरीत अगर अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर अ, अ, अगर अंतर बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। और अंतर कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास 243 और फिर दिया हुआ 162। इनके बीच का अंतर देखते हैं कितना होता है। तो ये हो जाता है 243 से 162। 3 में से 2 गए तो 1, 4, 14 में से 6 गए तो 8। 81 का अंतर हुआ -81। 182 से 162 से 108, तो ये कितने का अंतर हुआ? ये -54 का अंतर हुआ। 48 से लेके 32 मतलब कितना हुआ? ये -16 का अंतर हुआ। तो अब यहाँ पे क्या ट्रेंड है ये देखते हैं। ये यहाँ पे देखिए -16 जो है इस 48 का 1/3 है, या फिर इस 32 का 2 गुना है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, या फिर इस 32 का आधा है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए जो 54 है इस 62 का 1/3 है, या फिर इस संख्या 108 का आधा है। और यही लॉजिक यहाँ पे लगाएं, जब 243 का आधा होता है 81 और 162 का 243 का 1/3 होता है 81 और 162 का आधा होता है 81। तो लॉजिक अगर लगाएं तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? वो संख्या आएगी, हम या तो इन दोनों को लेके भी हल कर सकते हैं या फिर इन दोनों को लेके भी हल कर सकते हैं। तो इन दोनों को लेके हल करें तो एक 48 है, 48 का आधा कितना होता है? 24। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें हम 24 जोड़ देंगे। तो 48 में अगर हम 24 जोड़ दें तो हमको क्या मिलता है? 48 में 24 जोड़ने पे हमको मिलता है 72। तो अब हमारा लॉजिक पूरा हो रहा है क्या? ये देखिए इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 48 और 72 का अंतर हो जाता है, 48 और 72 का अंतर हो जाता है हमारे पास 36 का अंतर हो जाता है। अब वो वाला लॉजिक लग रहा है क्या? 108 का अगर आधा 1/3 करेंगे तो 36 होता है, 72 का आधा करेंगे तो तो भी 36 होता है। इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, 72 और 48 के बीच का अंतर, 72 और 48 के बीच में कितने का अंतर आता है? इनके बीच में 24 का अंतर आता है। ये देखिए, ये -24 का अंतर आया, तो 72 का 1/3 हो गया 24 और 48 का आधा हो गया 24। वही लॉजिक लगा हुआ है। तो हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 72 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। देखिए अब ये जो आकृति दी है इसमें हमको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें कितने त्रिभुज हैं? अब एक यहाँ पे जो हिंट चलती है वो क्या होती है, अगर इस प्रकार की आपके पास आकृति है, ये एक त्रिभुज है, उसमें से एक कोण से रेखा सामने वाली भुजा पे जा रही हो, तो इसमें कुल त्रिभुज कितने हो जाते हैं? हम इसे नंबरिंग कर देते हैं 1 और 2, और इन नंबर को आपस में जोड़ देंगे तो कुल त्रिभुज कितने हो जाते हैं? 1 धन 2 बराबर 3। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज कितने हो गए? 3। इसी प्रकार अगर इसको हम आगे बढ़ा दें और एक रेखा यहाँ पे बना दें तो ये कितना हो जाएगा? 3। तो 1 धन 2 धन 3 कर दें तो कितना होता है? 6। तो इस आकृति में अब कितने त्रिभुज हो गए? 6। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एक तो ये वाली आकृति हो गई पहली वाली, 1 2 मतलब ये वाली, तो इसमें कितने त्रिभुज हो गए? 3 हो गए। और आगे बढ़े तो ये वाली आकृति हो गई, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें भी 3 हो गए। और आगे बढ़े तो कौन सी वाली हो गई? ये सबसे बड़ी वाली हो गई, इसमें कितने त्रिभुज हो गए? इसमें भी 3 हो गए।
अब इस वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये वाला हो गया, ये छोटा, एक ये दूसरा वाला हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला हो गया। बस इतने ही त्रिभुज हैं इसमें। कुल त्रिभुज कितने हो गए? ये हो गए 3 तिया 9 और 3 12। 12 त्रिभुज हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। जब भी ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न आता है तो इसमें हमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले इसे हमारे इमीडिएट फैमिली पे अप्लाई करके देखना होता है ताकि हम अच्छे से कोरिलेट कर पाएँ और इसे फैमिली ट्री बना के हल कर पाएँ। हमें जो सिंबल्स यहाँ पे ज़रूरी होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? देखिए, अगर ब्रदर और सिस्टर हैं, ब्रदर या सिस्टर है तो हम उसको क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल वन साइडेड एरोज़ से दिखाएँगे। हस्बैंड या वाइफ है तो हम क्या करेंगे? वर्ट अ, माफ़ कीजिए, हॉरिजॉन्टल टू साइडेड एरोज़ से दिखाएँगे इस प्रकार से। और अगर मदर या फादर है तो हम उसे वर्टिकल वन साइडेड एरोज़ से इस प्रकार से दिखाएँगे। मेल के लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे और फीमेल के लिए हम माइनस का साइन यूज़ करेंगे। बस ये वाला लॉजिक हमको लगाना होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये देखना है हमको। जीवा जो है कमल की पुत्री है, तो ये हो गया कमल। कमल हो गया मेल, इसलिए प्लस का साइन, और इसकी पुत्री कौन है? वो जीवा है। तो हम इस प्रकार का वर्टिकल एरो वन साइडेड वाला लगा देंगे। ये जीवा हो गया, ये जीवा हो गई, पुत्री है इसलिए माइनस का साइन। कमल के 2 पुत्र हैं। अब कमल की एक पुत्री तो हो गई, इसके अलावा उसके 2 पुत्र भी हैं। अब अदा मानवीता की पुत्री है जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है। अब कमल का एक पुत्र है, यहाँ पे ये कमल है, कमल के 2 पुत्र कहे गए हमको, तो मान लेते हैं ये पहला है, ये पहला पुत्र है और ये दूसरा पुत्र है। दोनों प्लस का साइन लगा देते हैं। अदा मानवीता की पुत्री है जो कमल के पुत्र की पत्नी है। अब लेकिन इन दोनों में से किसकी पत्नी मानवीता है ये हमको नहीं पता, लेकिन मानवीता जो है उसकी बेटी कौन है? अदा है। ये हमको याद रखना है। हम यहाँ पे कहीं पे लिख लेते हैं। ये हो गया मानवीता, वो पत्नी है इसलिए माइनस का साइन, और इसकी बेटी कौन है? अदा। और आगे देखते हैं। वीनू प्रेम की माँ है। वीनू जो है प्रेम की माँ है। ये हो गई वीनू, माँ है इसलिए माइनस का साइन, और ये प्रेम जो कि अदा के पिता हैं। अच्छा, जो कि अदा के पिता हैं। ये जो प्रेम है अदा के पिता हैं, और और उसकी माँ कौन है? मानवीता है, और मानवीता इन दोनों की पत्नी, इन दोनों भाइयों में से किसी एक की पत्नी है। लेकिन अदा के पिता कौन है? प्रेम है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रेम नाम का व्यक्ति है उसकी पत्नी कौन हो गई? मानवीता हो गई। तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं ये दूसरा वाला व्यक्ति हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये दूसरा वाला व्यक्ति अगर प्रेम है तो इसकी पत्नी कौन हो जाएगी? मानवीता हो जाएगी। डबल साइडेड एरो, ये देखिए मानवीता, उसकी बेटी कौन है? अदा। और वीनू जो है प्रेम की माँ है, तो वो कमल की पत्नी हो जाएगी। ये वीनू है। प्रेम अशोक का भाई है। प्रेम जो है वो किसका भाई है? अशोक का। यहाँ पे तो ये पहला वाला पुत्र कौन हो जाएगा? अशोक हो जाएगा। इस प्रकार की फैमिली ट्री बनी है। अब यहाँ से हमको हिंट कैसे मिली? अदा मानवीता की पुत्री है, यहाँ तक भी ठीक था। जो कि कमल के पुत्र की पत्नी है, ये भी ठीक है। वीनू प्रेम की माँ है। अब वीनू प्रेम की माँ है और प्रेम अशोक का भाई है जो कि अदा के पिता हैं। तो इस तरीके से हमको यहाँ पे हिंट मिली। जो प्रेम जो है अशोक का भाई है, तो अब ये इसकी मानवीता की पत्नी हो जाएगी। अदा का वीनू से क्या संबंध है? तो अदा
जो है उसके अदा के पिता कौन है? प्रेम। और पिता की माता कौन है? वीनू। तो ये क्या हो गई? अदा वीनू की पोती हो गई। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अभी डिस्टेंस और डायरेक्शन का प्रश्न है और इसमें देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नहीं, ऑर्डर और रैंकिंग का प्रश्न है। यहाँ पे दिया हुआ है एक पंक्ति में राम बाएं से 18वां और दाएं से 23वां है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है? बहुत इजी प्रश्न होता है। जब भी लेफ्ट से और राइट से या टॉप से या बॉटम से हमको पोजीशन दी हो और कुल संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं या टॉप प्लस बॉटम -1 कर देते हैं। लेफ्ट हो गया हमारा 18, राइट हो गया हमारा 23, -1 कर दो तो ये कितना हो जाता है? 18 और 23 41, -1 41 -1 तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 40 हो गई। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 72 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दोगुनी है। लड़कियां जितनी हैं उससे लड़के दोगुने हैं। तो मान लेते हैं लड़कियों की संख्या कितनी हो जाती है? मान लेते हैं गर्ल्स हैं x। कितनी है संख्या? x। तो लड़के कितने हो जाएंगे? बॉयज़। बॉयज़ की संख्या लड़कों से दुगनी है मतलब कितने हो गई? 2x हो गई। और कुल कितने विद्यार्थी हो गए? 72 हो गए। तो इसका अर्थ क्या होगा? x + 2x बराबर 72। तो 3x बराबर 72। तो x का मान कितना हो जाता है? 72/3 बराबर 24। बस। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो x बराबर 24 मतलब लड़कियां कितनी होगी? 24। तो लड़के कितने हो जाएंगे? 2x मतलब 48। बॉयज कितने हो गए? 48। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक कीजिए। थैंक यू।